नमस्ते। आज हम जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि हमारी आज की ये जो दुनिया है इतनी जुड़ी हुई, ये बनी कैसे। अक्सर हमें लगता है कि ये वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन कोई नई बात है पिछले 50 से 1 साल की। हाँ, लेकिन जब हम पुराने दस्तावेज और विश्लेषण देखते हैं तो पता चलता है कि जड़ें तो सदियों पुरानी हैं, हजारों साल पुरानी की कह सकते हैं। बिल्कुल। तो आज हम इसी लंबी कहानी को समझेंगे, कैसे व्यापार, विचार, खाना पीना, यहाँ तक कि बीमारियां और लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, इन सब ने मिलकर दुनिया को जोड़ा भी और बदला भी। और ये जुड़ाव की कहानी, जैसा आपने कहा, बहुत पुरानी है। आप सोचिए, करीब 3000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार पश्चिमी एशिया से होता था। अच्छा। हाँ, और जैसे मालदीव की कौड़ियां वो चीन और पूर्वी अफ्रीका तक पहुंच जाती थीं। ये सब शुरुआती ग्लोबल कनेक्शंस के सबूत हैं ना। और इन पुराने रास्तों में सबसे ज्यादा जिक्र तो रेशम मार्ग का होता है, सिल्क रूट। ये क्या सिर्फ सामान लाने ले जाने के रास्ते थे? नहीं, उससे कहीं ज्यादा थे। सिल्क रूट या रेशम मार्ग वो सिर्फ व्यापार के रास्ते नहीं थे, वो असल में संस्कृतियों के मिलने का रास्ता था, आइडियाज के एक्सचेंज का। अच्छा। चीन से रेशम, पॉटरी पश्चिम गया, भारत और साउथ ईस्ट एशिया से मसाले, कपड़े दुनिया भर में पहुंचे, और बदले में सोना चांदी यूरोप से एशिया आया। लेकिन इससे भी शायद ज्यादा जरूरी था विचारों का फैलना, जैसे बौद्ध धर्म, फिर ईसाई मिशनरी, मुस्लिम धर्मोपदेशक, ये सब इन्हीं रास्तों से फैले। तो सिल्क रूट का असर सिर्फ चीजों का नहीं था, विचारों का ज्यादा गहरा था। विचारों की तरह खाने पीने की चीजों का सफर भी बड़ा दिलचस्प है। क्या ये सच है कि जैसे आलू, टमाटर, मक्का, ये सब चीजें 500 साल पहले हमारे यहाँ थी ही नहीं? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। ये अमेरिका से आई, कोलंबस और उसके बाद जो यूरोपीय यात्री आए उनके जरिए। अरे! और सोचिए, आलू जैसी एक मामूली सी लगने वाली चीज ने यूरोप के गरीबों की जिंदगियां कैसे बदल दी। उनको बेहतर खाना मिला। हाँ, सुना है कि आबादी बढ़ने में भी मदद मिली। बिल्कुल, पर इसका एक दूसरा दुखद पहलू भी है। आयरलैंड में 1840 के दशक में जो आलू का अकाल पड़ा था, ओहो हाँ। जब फसल खराब हुई तो लाखों लोग मारे गए। सिर्फ एक चीज पर निर्भरता कितनी खतरनाक हो सकती है। और खाने की तरह कहते हैं बीमारियां भी साथ साथ चलीं। जब यूरोपीय अमेरिका पहुंचे तो चेचक जैसी बीमारियां भी ले गए। हाँ, और उसका नतीजा तो बहुत ही भयानक हुआ, क्योंकि अमेरिका के जो मूल निवासी थे उनके शरीर में इन नई बीमारियों से लड़ने की ताकत मतलब इम्यूनिटी थी ही नहीं। तो चेचक जैसी बीमारियों ने वहां की पूरी आबादियों को लगभग खत्म कर दिया। बाप रे! मतलब बीमारी एक अनजाना हथियार बन गई, शायद बंदूकों से भी ज्यादा खतरनाक। और इससे यूरोपीय लोगों की जीत आसान हो गई। निश्चित रूप से बहुत आसान हो गई। अब अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें, 19वीं सदी में आए, तो दुनिया के जुड़ने की रफ्तार बहुत तेज हो गई। अच्छा, कैसे? अर्थशास्त्री इस दौर में 3 मुख्य तरह के प्रवाहों की बात करते हैं, फ्लोज। पहला, व्यापार का फ्लो, जैसे कपड़ा, गेहूं। दूसरा, श्रम का फ्लो, यानी लोग काम की तलाश में एक देश से दूसरे देश जा रहे थे। और तीसरा, पूंजी का फ्लो, मतलब पैसा, इन्वेस्टमेंट, एक देश से दूसरे देश जा रहा था। ये जो 3 फ्लो आपने बताए, व्यापार, श्रम, पूंजी, इसका कोई अच्छा सा उदाहरण है? जैसे ब्रिटेन का। हाँ, ब्रिटेन का उदाहरण बहुत सटीक है। वहां आबादी बढ़ी तो खाने की मांग बढ़ी। सरकार ने पहले बाहर से आने वाले सस्ते अनाज पर रोक लगा रखी थी, कॉर्न लॉ के जरिए। हाँ, सुना है। जब वो कानून हटा तो अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया से बहुत सस्ता अनाज ब्रिटेन आने लगा। अब ब्रिटेन के किसान उसका मुकाबला नहीं कर पाए, तो वो बेरोजगार हो गए होंगे। बिल्कुल, बहुत से किसान बेरोजगार हो गए और लाखों लोग ब्रिटेन छोड़कर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में जाकर बस गए। और दुनिया भर में जमीनें साफ की गईं, खेती शुरू हुई, रेलवे लाइनें बिछाई गई, बंदरगाह बने। ये सब ब्रिटेन का पेट भरने के लिए। सोचे, कहते हैं कि करीब 15 करोड़ लोग उस दौरान बेहतर जिंदगी के लिए अपना घर छोड़कर कहीं और चले गए। हाँ, ये बहुत बड़ा माइग्रेशन था। और इसमें टेक्नोलॉजी का भी बड़ा हाथ था। जैसे रेलवे ने सामान और लोगों को अंदरूनी इलाकों तक पहुंचाया। भाप के बड़े जहाजों ने समंदर पार करना आसान और सस्ता कर दिया। टेलीग्राफ ने खबरें भेजना तेज कर दिया। और वो रेफ्रिजरेशन वाली तकनीक? हाँ, वो भी बहुत अहम थी। रेफ्रिजरेशन तकनीक आने के बाद ही ये मुमकिन हुआ कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड से जमा हुआ मांस यूरोप भेजा जा सके। अच्छा, इससे तो यूरोप में मांस सस्ता हो गया होगा। हाँ, सस्ता हुआ और गरीब लोगों के खाने में भी थोड़ी वैरायटी आई। लेकिन इस सारे जुड़ाव का, इस ग्लोबलाइजेशन का एक अंधेरा पहलू भी था ना,
उपनिवेशवाद। हाँ बिल्कुल, ये वही दौर था जब यूरोप की ताकतवर शक्तियों ने, आप कह सकते हैं, अफ्रीका जैसे पूरे महाद्वीप को आपस में बांट लिया संसाधनों के लिए। 1885 की बर्लिन कॉन्फ्रेंस इसी बंटवारे का प्रतीक है। और वहां बीमारियां भी फैली, वो रिंडरपेस्ट। हाँ, रिंडरपेस्ट, मवेशियों का प्लेग। ये बीमारी शायद एशिया से आए संक्रमित जानवरों के जरिए अफ्रीका पहुंची और इसने अफ्रीका के लगभग 90% मवेशियों को मार डाला। 90%? हाँ, इससे वहां के लोगों की रोजी रोटी, उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह तबाह हो गई और यूरोपीय ताकतों के लिए वहां कब्जा करना और आसान हो गया। और ये सिर्फ अफ्रीका में नहीं हुआ, भारत से भी तो लोगों को कहीं और भेजा गया था, वो गिरमिटिया मजदूर। हाँ बिल्कुल, इसी दौर में भारत से लाखों लोगों को गिरमिटिया मजदूर बनाकर, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत, कैरिबियाई द्वीपों जैसे त्रिनिदाद, गुआना, मॉरिशस, फिजी, इन जगहों पर ले जाया गया। किस काम के लिए? बागानों में, खदानों में, रेलवे लाइनें बिछाने के लिए। ये एक तरह की बंधुआ मजदूरी ही थी, अनुबंधित दास्ता कह सकते हैं। हालात बहुत खराब थे, अधिकार ना के बराबर। लेकिन कमाल की बात यह है कि इन मुश्किल हालात में भी इन लोगों ने अपनी संस्कृति को जिंदा रखा और वहां की स्थानीय संस्कृतियों से मिलकर नए रूप भी बने, जैसे त्रिनिदाद का चटनी म्यूजिक। अच्छा। फिर 20वीं सदी आई और पहला विश्व युद्ध हुआ 1914-18। उसने इस जुड़ी हुई दुनिया का क्या किया? पहले विश्व युद्ध ने तो जैसे इस ग्लोबल इकोनॉमी की कमर ही तोड़ दी। ये पहला मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर था। मशीन गन, टैंक, हवाई जहाज, भयानक तबाही हुई। हाँ। लाखों लोग मारे गए। खासकर यूरोप में काम करने वाली उम्र के पुरुषों की बहुत कमी हो गई और युद्ध के खर्चों ने यूरोप को कर्जदार बना दिया, जबकि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कर्ज देने वाला देश बन गया। और युद्ध के बाद क्या अर्थव्यवस्था ठीक हो पाई? नहीं, बहुत मुश्किल हुई। खासकर खेती किसानी में दिक्कत आई। युद्ध के टाइम उत्पादन बहुत बढ़ गया था, बाद में जब जरूरत कम हुई तो अनाज के दाम गिर गए, किसान बर्बाद होने लगे। और फिर वो महामंदी 1929 वाली। हाँ, फिर 1929 में अमेरिका से जो महामंदी शुरू हुई उसने पूरी दुनिया को चपेट में ले लिया। बैंक फेल हो गए, कर्ज मिलना बंद हो गया। जो देश खासकर यूरोप के अमेरिकी कर्जे पे टिके थे वो पूरी तरह फंस गए। और व्यापार का क्या हुआ? अमेरिका ने अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए बाहर से आने वाले सामान पर भारी टैक्स लगा दिए, प्रोटेक्शनिज्म। इसकी देखा-देखी दूसरे देशों ने भी किया। नतीजा, दुनिया भर का व्यापार लगभग ठप पड़ गया। भारत में भी इसका असर हुआ होगा। बहुत बुरा असर पड़ा। हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मतलब निर्यात आयात, लगभग आधा रह गया। किसानों की हालत बहुत बिगड़ी, खासकर बंगाल के जूट किसानों की, क्योंकि जूट के दाम 60% से भी ज्यादा गिर गए। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे सदियों से ये व्यापार, लोगों का आना जाना, नई तकनीकें, यहाँ तक कि बीमारियां और युद्ध, इन सब ने मिलकर हमारी आज की दुनिया को ये शक्ल दी है। हाँ, और ये जुड़ाव न तो हमेशा एक जैसा रहा है, न ही हमेशा अच्छा। इसमें टकराव भी रहे हैं, शोषण भी रहा है और बहुत गहरी असमानताएं भी रही हैं। सही कहा। और आज जब हम आज के ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो ये याद रखना जरूरी है कि इसकी जड़ें कितनी गहरी और कितनी उलझी हुई हैं। अतीत के अनुभव, चाहे वो इकोनॉमी के हों, कल्चर के हों, वो आज भी हमें, हमारे आज को और हमारे आने वाले कल को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। तो आज की इस बेहद कनेक्टेड दुनिया में, जहां कोई भी खबर, कोई भी आइडिया पल भर में दुनिया पार कर जाता है, शायद ये सोचना जरूरी है कि अतीत की इन लंबी, धीमी और अक्सर मुश्किल भरी यात्राओं और उनके गहरे निशानों को समझना हमारे लिए आज क्या मायने रखता है। इस पर जरूर सोचिएगा।